जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवों क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे मैथ से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी सब सवाल को हम क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। यानी कि अगली बार जो होने वाले हैं एग्जाम, तो उसमें देखेंगे कि मैथ से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। और कौन सा सीरीज चल रहा है, ये प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड नंबर है, 14। एपिसोड नंबर कौन सा है, 14। जो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे जा करके देख ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं इस एपिसोड नंबर 14 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। देखते हैं पहला नंबर सवाल। कहता है कि समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x प्लस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा, इसमें समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से निकालने का यही नियम है कि किसी भी इक्वेशन से x या y का मान निकाल लेंगे और उसके दूसरे वाले इक्वेशन में, यानी कि जिस इक्वेशन से x और y का मान निकालेंगे उस इक्वेशन में ना रख करके दूसरे वाला इक्वेशन में उसका x या y का मान रखेंगे तो उससे एक समीकरण निकलेगा। फिर उसके आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं। तो इक्वेशन पहला कौन सा है, ये है कि √2x प्लस का √3y बराबर का 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है √3x प्लस का √8y बराबर का 0। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो या तो समीकरण फर्स्ट से x का या तो y का मान निकाल लीजिए, या तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर, कौची करने पर, निकालने पर। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है कि √2x प्लस का √3y बराबर का कौची है, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है कि नहीं। अब देखेंगे ये तो है, अब यहाँ से x का मान चाहिए तो x को इसी पार में रख करके बाकी बात को उस पार में भेज देंगे कि नहीं। तो ये √2x बराबर का माइनस का √3y हो जाएगा, माइनस का √3y, क्योंकि ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में, माइनस में। और 0 को इसमें जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा हमारा नहीं। तो x बराबर हमारा कौची हो जाएगा, माइनस का √3y अब बटे का कौची हो जाएगा √2। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 3। कौन सा ये इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 3। जब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया तो देखते हैं इस सवाल में। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लिए, तो अब समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान कौची करने पर, रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा कौची है, समीकरण 2 हमारा है कि √3x प्लस का √8y अब बराबर का कौची, 0। यही है। तो x के जगह पे कितना लिख सकते हैं, √3y बटे का √2 लिख सकते हैं। तो √3 इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3y अब बटे का √2 और ये प्लस का √8y और ये बराबर का कौची हो जाएगा, 0 होगा हमारा। अब आगे देखते हैं, ये √3 ऊपर ये ऊपर में है तो ऊपर में गुना होगा, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, ये कटने वाला है नहीं। तो अगर हम यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और गुना y करेंगे तो y अब बटेगा ये कितना, √2 और ये प्लस का √8y। इसके निचवा में कुछ नहीं तो 1 और ये बराबर का कौची हो जाएगा, 0। कौची हो जाएगा, ये बराबर का कुछ नहीं, 1 तो कौची हो जाएगा, 0। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे √2 और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। √2 से √2 में भागना कितने बार में, एक बार में। 1 गुना 3y कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 3y अब प्लस 1 से √2 में गुना कर देंगे तो √2 और √2 गुना 8 करेंगे, √8 गुना √2 बराबर का √16 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 4। कितना निकलेगा इसका वर्गमूल, 4। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्योंकि इसका √8 गुना √2 करेंगे तो √16, 16 का वर्गमूल 4 और y है तो y और ये बराबर का कौची, 0।
अब ये √2 देखेंगे गुना में इधर, सॉरी इधर भाग में, तो इधर जाकर के किस में, गुना में बन जाएंगे। और ये 3y और 4y मिल करके क्या गो y, 7y, और ये बराबर का कौची हो जाएगा, 0 होगा हमारा, क्योंकि ये √2 गुना की इधर भाग में, इधर आकर के किस में, गुना में, और 0 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो परिणाम कौची आएगा, 0। तो ये y बराबर कौची हो जाएगा, 0/7। तो y बराबर मान कितना निकल गया, 0। y का मान कितना निकल गया, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा, 0। कौची आएगा, 0। तो ये y का मान कितना आ गया, 0। अब देखते हैं यहाँ से y का, अब हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पर y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारा कौची है, तो x बराबर का ये √3y बटेगा कितना, √2। तो ये x बराबर √3 गुना 0 अब बटेगा √2। अब देखेंगे y का मान 0 निकला था, इसलिए y के जगह पे कौची रख दी है, 0। और 0 को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0, और 0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा, 0। तो ये x बराबर कितना आ गया, 0। तो हमें x और y का मान चाहिए था, तो x और y का मान कितना निकल गया, 0। x और y का मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x का भी मान 0 निकल गया और y का भी मान कौची निकल गया, 0। तो यही हमारा कौची हो गया आंसर, यही हमारा कौची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है या तो नहीं। अब देखेंगे इसको सिद्ध करना है, क्या करना है, इसे सिद्ध करना है कि हमारा अपरिमेय संख्या है या तो नहीं। देखेंगे यही हमारा क्या है, √2 + 2 का होल स्क्वायर, यही है। अच्छा इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे तो a + b का कौची दिख जाएगा, a + b का होल स्क्वायर दिखेगा हमारा। तो अगर हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होते हैं, a² प्लस का 2ab और ये प्लस का कौची b², यही सूत्र होते हैं हमारा। तो इसी पे तोड़ सकते हैं इसको, तो देख लेते हैं, इसी को तोड़ देंगे तो ये √2 a² प्लस का 2 × a × b और ये प्लस का कौची, ये b² होगा हमारा। देखेंगे स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो बचेगा कौची, सिर्फ 2। अब प्लस ये 2 × 2 कर देंगे, 2 दूना 4 और ये 4 रूट कितना, 2। अब प्लस 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 प्लस का 4√2, ये आ गया हमारा। अब देखेंगे 6 तो हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, और ये 4√2 यानी कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक परिमेय और अपरिमेय रहे तो उसका योग कौची होता है, अपरिमेय। तो ये हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखें कहता है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 396 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात करें। देखेंगे क्या है, एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है। तो एक बेलन बना लेते हैं पहले, ठीक है, ये एक बेलन है, ये बेलन है। बेलन का कोची क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसके चारों तरफ मान लीजिए ये हमारा कोची है, बेलन है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन, इसका आयतन कितना, यानी कि पूरे इसका वजन, यानी कि आयतन कितना है, 396 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर ये केंद्र होगा और यहाँ पर ये इसका आर होगा, इसका मान पूछ रहा है, और ये पूरे हाइट पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कोची पूछ रहा है, हाइट, कि इसका हाइट कितना होगा। तो यानी कि h और r का मान निकालना आता है। तो हमें पता ही नहीं कि इसकी त्रिज्या कितना और ऊंचाई कितना है, लेकिन इतना दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और कौची दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं बेलन की त्रिज्या को कौची मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को r मान लेते हैं और बेलन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h, क्या मान लेते हैं, h। इसको मान लिए। अब हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है कितना,
64 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन दिया हुआ है, उसी बेलन का आयतन यानी कि जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है तो उसी का आयतन दिया हुआ है कितना, 396 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमारा, ये आयतन दिया हुआ है इसका इतना आयतन कोची क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो देखते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना कोची है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे बेलन का आयतन कोची आयतन दिया हुआ है। ये कितने कितने दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ क्षेत्रफल 264 और आयतन दिया हुआ है कितना, 396। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र कोची होते हैं, वे होते हैं 2πr/h, ये होता है हमारा, और बेलन का आयतन कोची होता है πr²h और ये बराबर का कोची 264 बटे का 396। अच्छा, बेलन की ऊंचाई देखेंगे, इसमें कौन कौन कटने वाला है। सबसे पहले ये पाई से पाई कट जाएगा, देखेंगे। अच्छा, बेलन यानी कि एक ही बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है, यानी कि दोनों का जो आयतन निकालेंगे वह भी त्रिज्या होगा, जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही त्रिज्या होगा। तो एगो त्रिज्या नीचे का, एगो त्रिज्या ऊपर का कट जाएगा और ये h से h आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, ऊपर में बराबर बराबर ऊपर यानी कि बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा सकते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एका 2, 2 से 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये कट गया हमारा। तो इधर r बचा, तो r अब देखेंगे 132 और यहाँ पे 396, लास्ट में 6 और ये 2 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 छकी 12, 1 2 छकी 12, फिर 2 से 2 एका 2 और 2 नमा 18, फिर 2 अठी 16, कट जाएगा हमारा। अब देखेंगे किससे कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 11 छक 66, 6 से 6 तिया 18, 6 तिया 18, 11 तिया 33। तो देखेंगे अब यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे कुछ नहीं, एक बचा, यहाँ भी एक, यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना बचा, एक r बचा सिर्फ। तो यहाँ पे देखेंगे ये r गुना 1 कर देंगे तो r और 3 गुना 1 कर देंगे तो 3, तो r यानी कि बेलन की त्रिज्या कितना निकल गया, 3। अब हमें चाहिए कौची, ऊंचाई, कौची चाहिए, ऊंचाई। तो या तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे लिख देंगे या तो बेलन के आयतन पर लिख देंगे। तो देखेंगे तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कौची होता है, कितना दिया हुआ है। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है कितना, 264। देखेंगे इसमें r का मान कितना निकल गया, 3, r का मान कितना निकल गया, 3। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h बराबर कितना, 264। तो 2 गुना ये 22/7 गुना r का मान 3 गुना h का मान नहीं पता, तो h के जगह पे h और ये बराबर का 264। हमें चाहिए h का मान, बाकी बात को उस पार में भेज देंगे, जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के किसमें, गुना में। तो ये 264 ये 7 भाग में इधर जाकर के किसमें, गुना में। अब बटे ये 2 गुना 22 गुना 3, 2 गुना 22 गुना 3। अब देखेंगे ये 3 2 से कट जाएगा, 2 से 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 एका 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 22 दूना 44, कट गया। तो h बराबर कितने बचा, 2 गुना 7। तो h का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, 2 सती 14 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा था तो त्रिज्या का मान 3 निकल गया और h का मान कितना निकल गया, 14, 3 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 बनाने यानी कि 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। कोई मान लेते हैं ABC त्रिभुज है, ये A और ये B और ये C, इसके मध्य में कोई एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर मध्य में, ये मध्य में मान लेते हैं, ये भी मध्य में और ये भी कहाँ पर, मध्य में, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरह से, अब ये जो त्रिभुज का जो निर्माण होगा इबला का, इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए, इस पोर्शन का कोची चाहिए हमें,
क्षेत्रफल चाहिए, ई वाले त्रिभुज का कुछ चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहली बात करना क्या है, सबसे पहले हमें अगर मध्य बिंदु पता होगा, यहाँ इस बिंदु का मान पता होगा, इस शीर्ष का मान देखेंगे। पहले तो हमें ए बी सी ये 3 शीर्ष दिया हुआ है। अब इसके जो मध्य में जो त्रिभुज बनता है, मध्य बिंदुओं के जो बीच में जो त्रिभुज बनता है उसी का कुछ ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब ये अगर ये मध्य बिंदु पता रहेगा, ये भी मध्य बिंदु पता रहेगा, ये भी मध्य बिंदु पता रहेगा, तो ये तीनों शीर्ष अगर हमें मालूम चल जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा करके हम बना नहीं सकते कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पे 3 शीर्ष दिया हुआ है, ए बी सी मान लेते हैं इसको। अच्छा ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 0, -1 दिया हुआ है, और बी का मान कितना 2, 1, और सी का मान कितना 0, 0,3। हम इसमें किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से मध्य बिंदु, सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। किसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि माना ए बी का मध्य बिंदु कौची है पी है, कौची है पी है। इसको हम पी मान लिए, कौची मान लिए पी। अच्छा मध्य बिंदु जब पी है तो देखेंगे इसका अगर निर्देशांक चाहिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौची होता है कि पी का मध्य बिंदु, तो पी का अगर मध्य बिंदु निकालना है तो कौची होता है x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2 ये होता है। तो देखेंगे x1 अगर इसको x, ये x1 और ये x2 मान लेते हैं तो ये कौची हो जाएगा 0 + 2/2 और y1 इसको y1 इसे y2 मान लेते हैं तो y1 -1 और प्लस का 1/2। तो अब इसको 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया तो एक में चल जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0/2। इसको कटाएंगे तो ये एक बार में और ये कितने बार में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना 0। तो P का जो मध्य बिंदु निकल गया वह कितने निकल गया P का मध्य बिंदु। तो देखते हैं P का जो मध्य बिंदु हो गया वह हो गया 1,0। अब हमें चाहिए BC का मध्य बिंदु, तो इसको भी मान लेते हैं कि माना BC का मध्य बिंदु Q है, माना BC का मध्य बिंदु कौची है Q है, मान लेते हैं Q है, कौची है Q है। तो अब जब Q का मध्य बिंदु का मान चाहिए तो इसको भी वही उसी सूत्र पे लिखेंगे x1 + x2/2 यही होता है मध्य बिंदु बराबर सूत्र, और इधर y1 प्लस ये होगा y1 प्लस का y2/का कुछ हो जाएगा 2। अब देखेंगे ये 2 प्लस का कितना 0/2 और ये कितना हो जाएगा 1 + का 3, 1 + का 3/2 तो ये 2/2 और ये 4/2 क्योंकि 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में और ये 2 दूना 4 कट जाएगा। तो देखेंगे 1 कोमा कितना हो जाएगा 2, 1,2 यानी कि ये बिंदु कौची हो गया Q। तो Q का निर्देशांक कितना आ गया हमारा 1,2, कितना आ गया 1,2 आ गया। अब हमें चाहिए किसका, तो अब हमें चाहिए AC भुजा का मध्य बिंदु, AC भुजा का कौची चाहिए मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना AC का मध्य बिंदु, AC भुजा का यानी कि AC भुजा का मध्य बिंदु कौची है R है, कौची है R है। तो R है तो R का निर्देशांक चाहिए हमें, तो R का निर्देशांक चाहिए तो वही सूत्र मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2 ये होगा हमारा। तो x1 का मान कितना 0 और प्लस का 0/2 होगा हमारा, क्योंकि इसको x1 ये x2 ये y1 और ये y2 मान लिए। अब देखते हैं दूसरा y1 का मान -1, y2 का मान कितना 3/2। अच्छा 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0/2 और 3 में से एक चल जाएगा 2/2 तो ये 0,1 कितना आ जाएगा 0,1। तो ये जो R निर्देशांक है, ये जो R शीर्ष कोण है तो इसका मान कितना निकल गया 0,1।
अब देखेंगे, अब हमें ये तीनों शीर्ष का मान पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख करके हम इसका सूत्र पे बैठा करके हम बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो P का मान कितने निकल गया, देख लेते हैं यहाँ पे। P का मान निकला कितना, 1,0 और Q का मान 1,2। 1, कितना 1,0 और Q का मान कितना 1,2 और इसका मान कितना निकल गया R का मान कितना निकल गया, इसका निकल गया था 0,1। 0,1 यही निकला था ना। R का मान 0,1, 1,2, 1,0, 1,0, 1,2, 0,1 ये निकला था हमारा। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग कौन मान लेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 मान सकते हैं कि ना इसको। अब देखते हैं, अब चाहिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौन सी होते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 और माइनस का y3 ये होता है हमारा। फिर यहाँ पे प्लस का x2 इंटू y3 और माइनस का y1 ये होता है हमारा। अब देखेंगे, फिर यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, x3 इंटू y1 और माइनस का कौन सी हो जाएगा y2, यही होता है हमारा सूत्र। देखेंगे x1 इंटू y2 माइनस का y3 और फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 ये हमारा सूत्र होते हैं। तो अब देखते हैं आगे, इसी सूत्र पे हम इसको कौन कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो देखते हैं, इसको हम बना देते हैं इसी सूत्र पे। तो देखेंगे, तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 2 माइनस y3 का मान कितना है 1 अब प्लस x2 का मान कितना है 1 और y3 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 0 यही है हमारा। अब प्लस का x3 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 0 और माइनस y2 का मान कितना है 2 ये आ गया हमारा। तो देखेंगे ये 1/2 इंटू, अब ये 1 इंटू 2 में गया 1 प्लस 1 इंटू 1 क्योंकि 1 में से 0 चल जाएगा, कौन आ जाएगा 0। अच्छा जी यहाँ पर 0 ये किसी का भी गुना करेंगे तो परिणाम कौन आ जाएगा 0। तो 1/2 इंटू 1 गुना 1 करेंगे 1 प्लस का कौची 0 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना 1 और 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 1 वर्ग इकाई। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। किसकी भुजाएं ज्ञात करना है, खेत। अच्छा खेत जो वे कैसा है, एक आयताकार है। तो एक आयताकार खेत बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौची है, एक आयताकार खेत है, ठीक है। अच्छा बड़ी इसको ABC में नामकरण कर देते हैं, ABC और ये D नामकरण कर दिए। अब कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण कौची होता है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को कौची बोलते हैं, विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम मिला दिए, ये हमारा कौची हो गया विकर्ण। कहता है कि उस विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा इसमें क्या होगा, यानी कि अगर ये हमारा बड़ी भुजा होगी और ये हमारा कौन सी हो गया, छोटी भुजा, ठीक है। अब छोटी भुजा और बड़ी भुजा, अगर हम उसके बाद कौची कहता है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब किसको हम कितने माने, कुछ पता है नहीं, तो मान सकते हैं ना क्या कि माना छोटी भुजा x, माना छोटी भुजा x मीटर है। कितना है, छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है। और जब छोटी भुजा x मीटर हो जाएगा तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तथा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है, 30 मीटर। तो ये x प्लस का 30 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अच्छा अब विकर्ण चाहिए, कौन सी चाहिए, विकर्ण।
और जब ये विकर्ण चाहिए तो कहता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से कितने अधिक है? 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितना? x, और इसी में 60 जोड़ देंगे तो ये विकर्ण का मान पता चल जाएगा, इतना मीटर, और ये कितना? इतना मीटर होगा हमारा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौची कि विकर्ण, ये तो हमारा ये जो dB है ये विकर्ण है हमारा। तो जब ये विकर्ण होगा तो ये कितना? x प्लस का 60, और ये छोटी भुजा x, और ये x प्लस का कितना? 30। अच्छा, अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं? BCD में, और यहाँ पर कोई भी आयताकार होता है उसका एक कोण, ये जो शीर्ष होता है एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो इसमें किसका प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। किसका प्रयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय से इसका कौची होता है? प्रयोग होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे अब देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या कि त्रिभुज किस में? BCD में। अच्छा, D यहाँ भी रह गया, वही त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो किसका प्रयोग होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कोची कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर अब बराबर कोची होता है? लंब का स्क्वायर, और ये जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें लंब कर्ण पता है, ये नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची कहलाता है? कर्ण। तो ये जो हमारा BD भुजा है ये कर्ण हो गया। अब इसी दोनों में से किसी को लंब मान लेंगे, किसी को भी आधार मान लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 60, x प्लस का 60, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और लंब किसका? ये x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। लंब किसको मान लिए? x। तो ये x का स्क्वायर, आधार कितने? x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या देंगे कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे ये टूट रहा है। तो देखेंगे कैसे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, ये टूट गया। अब प्लस का कौची? ये b स्क्वायर हो गया हमारा। अब बराबर ये x स्क्वायर है तो एजेटिव x स्क्वायर उतार देंगे यहाँ पे, x प्लस 30 है तो ये a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, अब प्लस का ये कौची? b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। टूट गया ये इसके ऊपर पे। तो देखेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा? x स्क्वायर, और 2 गुना 60 कर देंगे, 60 दूना 120, 120 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120x प्लस, और 60 को 2 बार गुना कर देंगे तो 60 गुना 60, 6 का 3600, अब बराबर ये x स्क्वायर, अब प्लस का ये x स्क्वायर, अब प्लस का ये 30 दूना 60x, अब प्लस का ये कितना? 900 होगा। अब इस सब को उठा करके उस पर में ले जाते हैं तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा? 0। यहाँ पर एगो x स्क्वायर मिल के के गो x स्क्वायर? 2 गो x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस में तो उधर जा करके किस में? माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का ये 60x, और ये प्लस का 120x है, उधर जा करके किस में? माइनस का 120x, और ये प्लस का कितना है? ये 900, और ये प्लस का 3600, उधर जाकर के किस में? माइनस का कितना हो जाएगा? ये 3600 होगा। अब देखेंगे तो ये 0 बराबर 2x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर चल जाएगा तो क्या x स्क्वायर बचाएगा? एगो x स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे घटने का क्रिया हो जाएगा तो 120x में 60x चल जाएगा तो क्या x बचेगा? 60x, और दोनों में से बड़का साइन किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का, ये प्लस, ये दोनों एक जात का प्लस माइनस माइनस। और 3600 में 900 चल गया तो कितना बचेगा? 2700, और दोनों में से बड़का साइन किसका है? माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन? माइनस का। अब इसे इस पर लिख सकते हैं तो ये x स्क्वायर, अब माइनस का ये 60x, माइनस का ये 2700, और ये बराबर का इधर कुछ नहीं तो 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको किस द्विघात समीकरण, अब इससे हम किसी भी विधि से इसको कोची कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अगले पेज पे इसे हम हल करते हैं।
क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 बराबर का 0। तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। और ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस गुणा कर देंगे तो माइनस का साइन, और 2700 गुणा 1 कर देंगे तो कितना? ये 2700 हो जाएगा हमारा। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? माइनस का 60। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे गुणा करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब एगो प्लस में होगा और दूसरा माइनस में, तब ना प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस का आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि कोची है जोड़ने या घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस, यानी कि बड़का साइन जो होगा किसका होगा? माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। आप देखेंगे अब ये 2700 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जो कि गुणा करने पर कितना पूर्णा चाहिए? 2700, और जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? 60, यानी कि माइनस 2700 और माइनस का 60। अब देखेंगे 27 किसको, मान लो कि 0 नहीं है, 27 किसको किसको गुना करेंगे? एक तो 9 गुना 3 कर देंगे, 9 3 27, यही एक तो गुना करने पर आ रहा है कि नहीं? अगर हम 90 गुना 30 कर देते हैं तो 9 3 27, 2700 पुर जाएगा। अब देखेंगे एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए, तो बड़का साइन किसका होना चाहिए? माइनस का। तो माइनस 90 में से 30 को घटा देंगे तो माइनस का 60 पुर जाएगा, और 90 गुना 30 कर देंगे तो माइनस का 2700 पुर जाएगा कि नहीं? तो एगो 90 आ गया और एगो कोचे आ गया 30 आ गया। तो इसे हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस का कितना 90x, अब प्लस का ये कितना 30x, माइनस का कितना 2700, और ये बराबर का कोचे आ गया 0। अब देखेंगे इसमें 90 है तो क्या इस सब में 90 है? नहीं है। इसमें x है तो इसमें x है, हाँ x है, तो कॉमन कोचे आ जाएगा x। यहाँ पर एगो x बचा क्योंकि 2 गो था, तो एगो बाहर कर दिए तो एगो बचा एगो। ये माइनस है तो माइनस, 90 को बाहर नहीं किए तो 90 यहीं पे, x को बाहर कर दिए तो कुछ नहीं। ये प्लस है तो कॉमन कोचे लेंगे प्लस, माइनस रहता तो कॉमन कोचे लेते माइनस। अगर माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे साइन इसका परिवर्तित हो जाता, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और जो माइनस में है तो वह प्लस में। तो देखेंगे इसमें 30 है तो क्या 2700 में 30 है? हाँ है, क्योंकि 90 गुना 30 किए तो तब ना 2700 पूरा। तो इसमें भी 30 इसमें भी 30, तो 30 को कौची कर दिए बाहर। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो क्या x बाहर होगा? नहीं होगा। अब ये x यहाँ अंदर में रह गया, प्लस कॉमन लिया तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और 2700 में से कितना आ गया? यहाँ पर कितना बच जाएगा? 90, और ये बराबर का 0। देख रहे हैं घरवा में दोनों अगर एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा कोची है? सही है, अन्यथा कोची होगा? गलत। तो एक ही है तो सही है, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। तो ये लिख सकते हैं x माइनस का 90, और इधर हम कोची लिख सकते हैं, देखते हैं x प्लस का x माइनस का 90, x माइनस का 90 इंटू x प्लस का 30 बराबर का 0। अब ये हमारा गुणनखंड बन करके तैयार हो गया। अब इसे हम कौचे कर सकते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। तो x माइनस 90 बराबर 0, और ये x प्लस 30 बराबर का कौचे 0। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 90 होगा, इधर x बराबर कौचे हो जाएगा? माइनस का 30, क्योंकि ये प्लस में उधर जा करके माइनस में, ये माइनस में था उधर जा करके किस में? प्लस में। अच्छा किसी भी कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी वर्ग रहे, कोई भी आयत रहे, अगर उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना तो क्या वो ऋणात्मक में आता है? कभी भी नहीं। जब उसका मान ऋणात्मक में नहीं आता है तो क्या ये x का मान वैल्यू होगा? नहीं। तो x का मान कितना लेना पड़ेगा? x का मान कितना निकल गया? 90। क्या लेना पड़ेगा? 90। ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें से हमें पूछा क्या था, देख लेते हैं। पूछा था कि भुजा 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो छोटी भुजा को कौची माने थे? x। छोटी भुजा क्या माने थे? x। तो यहां पर लिख देते हैं छोटी भुजा को क्या माने थे हम लोग? x। तो छोटी भुजा x, छोटी भुजा x, x का मान कितने? 90 मीटर। और बड़ी भुजा को क्या माने थे? x प्लस का 30। तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस का 30। तो 90 30 को जोड़ देंगे तो कितना? 120 मीटर। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। तो देखते हैं आज इतना ही सवाल में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।